हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ विथ। देखिए, हम लोग फाउंडेशन ऑफ मैथ की सीरीज़ के 5th वीडियो में आ गए हैं। 4th वीडियो तक हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और लिमिट के क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट पे ज़्यादा ध्यान देंगे। उससे पहले कुछ जो हमारे लिमिट कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के कुछ क्वेश्चन है उसे भी कर लेंगे और उसके बाद इसे स्टार्ट करेंगे। और ऑलमोस्ट आज ये भी इस वीडियो में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ लॉन्ग आंसर जो हैं वो मैं लास्ट वीडियो जो कि आज ही अपलोड होगी, 6th वीडियो जो होगी, उसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इनके कुछ लॉन्ग आंसर दूंगा आपको। और होपफुली वो प्रूफ भी करा देना होगा, मुझे ही कराना है वो, तो आप लोग उससे कर लेंगे। और कुछ सेल्फ भी करके जाएंगे, कुछ क्वेश्चन मैं जो दूंगा उन्हें सेल्फ करके जाएंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन द MCQs। देखिए, कल जो लास्ट में मैंने 2 MCQs बोले थे कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको लगाने के लिए, तो वो दोनों ज़रा कर लेते हैं। बोला है t इज इक्वल टू ई पावर x, तो यहाँ से x अगर फाइंड आउट कर लें तो आपको पता है e जब एक दूसरी तरफ जाता है, जब आपको e की पावर x में से x निकालना होता है और तो e क्या होता है, दूसरी तरफ जा करके log बन जाता है, तो log t हो जाएगा। और y की वैल्यू तो बड़ी सिंपल दी रखी है t² - 1, तो ये dy/dx आपको फाइंड आउट करना है। तो कोई बात नहीं, इसको पहले आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, dx/dt निकाल लीजिए यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा 1/t। और क्या कहते हैं, dy/dt जैसे निकालेंगे आप, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 × t-1 का तो 0 हो जाएगा। आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा भाई, देखिए dy/dx जैसे निकालना चाहेंगे तो दिस डिवाइडेड बाय दैट, तो 2t डिवाइडेड बाई 1/t। अब ये t ऊपर चला जाएगा तो 2t² हो जाएगा। और इसने बोला t इज इक्वल टू 1 पे फाइंड आउट करना, तो t इज इक्वल टू 1 जैसे रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा। सो आंसर इज व्हाट, आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ज़रा, यहीं पे ही है। इफ़, ये तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। इफ़ 8f(x) 6f of 1/x लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ये x है, ये यहाँ पे लिख दिया गया है, गलती से यहाँ पे आ गया है। मैंने पहले ही बोला था, थोड़ा सा फॉन्ट इधर उधर हो गए हैं तो उसको मैं बताता रहूँगा। ठीक है ना, अब कन्फ्यूजन होगा तो आप भी पूछ लेंगे। तो कह रहा है कि एंड y इज इक्वल टू x² f(x), ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ dy/dx, देखिए यहाँ पे भाग गया, dy/dx निकालना है मुझे x इज इक्वल टू -1 पे। ठीक है, अच्छी बात है। तो देखिए कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये जो इक्वेशन दी है ना, इसकी मदद से पहले तो हमको f(x) निकाल लेना है, जो कि f(x) यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे। तो f(x) कैसे निकलेगा, देखिए एक इक्वेशन तो आपके सामने है, क्या है एक इक्वेशन, 8f(x) प्लस 6f(1/x) इज इक्वल टू x प्लस 5, x प्लस 5। ठीक है, दूसरा क्या, x के प्लेस पर 1/x जैसे पुट करेंगे तो 8f of 1/x हो जाएगा, क्योंकि जब वो सेटिस्फाई करा तो x की हर वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो इसको उस जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि हम लोग निकाल सकें। 6f of x इज इक्वल टू, x लिखा है राइट में तो 1/x हो जाएगा प्लस 5। अब देखिए इसमें से f(1/x) को एलिमिनेट करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है उसमें हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन नंबर जो सेकंड है उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सिर्फ f(x) आ जाएगा। f(x) उठा करके यहाँ पे रख देंगे तो कुछ बनेगा y इज इक्वल टू x² और f(x) की वैल्यू रख देंगे। फिर इसको अपने dy/dx करना है ना, फिर dy/dx कर देंगे, उसके बाद x की वैल्यू -1 रख देंगे। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, हालांकि ये MCQ में इसको देना मुश्किल है, नहीं देना चाहिए, लेकिन प्रोसेस इसके पीछे की क्या थी, ये पिछले वाले कुछ क्वेश्चन की तरह ही था। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए देखिए, कह रहे कि इफ़ y इज इक्वल टू log√10x, ये y है, ठीक है, y इज इक्वल टू log√10x है, तो भाई हमें dy/dx चाहिए एट x इज इक्वल टू π/4, dy/dx चाहिए एट x इज इक्वल टू π/4, देख सकते हैं π/4 है। तो लॉग के अंदर अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 तो आ गया बाहर। ये पावर क्या करता है, लॉग बाहर कर देता है ना। ठीक है, देखिए लॉग के कुछ फॉर्मूले हैं, अभी मेरे दिमाग में आया कि मुझे बता देने चाहिए, अभी मैं इस क्वेश्चन के बाद बता देता हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने जब भी पढ़ा होगा तब लॉग आपके कोर्स में 9th में था पहले, तो 9th क्लास से हट चुका था जब आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, सो अभी क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, y दिया है, dy/dx हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ठीक है, लॉग की वजह से 1/10x हो जाएगा,
क्योंकि लॉग के अंदर जो भी होता है उसका डिफरेंशिएशन करने से वो नीचे आ जाता है, और 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, चेन रूल अप्लाई किया। अब पाई/4 रख दीजिए, पाई/4 यहाँ पे रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन वाई इज इक्वल टू ए कॉस ए प्लस वाई dy/dx आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन तो फिलहाल ये दिया हुआ है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, वही dy/dx यूज़ करना है, और एट लास्ट हमको ए की वैल्यू उठा के भी रखनी है। वैसे इसका आंसर याद होता है थोड़ा बहुत, कि जब हम लोग कॉस ए प्लस वाई को डिवाइड करते हैं नीचे की तरफ, तो नीचे इस तरीके से बनता है साइन वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू ए टाइप। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन करने की वजह से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का जब डिफ्रेंशिएशन होता है तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है, यानी कॉस स्क्वायर हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, और जब इसका भी करते हैं तो ये भी कॉस में कन्वर्ट हो जाता है और ए की वैल्यू रख दी। हालांकि ये आंसर इसमें याद रहता है, लेकिन ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि एमसीक्यू के लायक तो नहीं है, ऐसे नहीं कहा जा सकता कि ये एमसीक्यू के लायक है। थोड़ा सा बड़ा सॉल्यूशन है, 1 मिनट के लिए ये क्वेश्चन नहीं दिया जा सकता। ठीक है, और जैसे कई सारे ऐसे पेपर होते हैं जिसमें एमसीक्यू बड़े भी आते हैं, लेकिन जब टाइम लिमिटेशन हो, टाइम बाउंडेशन हो, तो उस हिसाब से अपना एमसीक्यू उस हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, सो एज फॉर योर फाउंडेशन ऑफ मैथ्स इट इज़ नॉट सो गुड। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा मुझे, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने ये वाला आया। ठीक है, इसमें tan इनवर्स के अंदर साइन एक्स प्लस कॉज एक्स है और अपॉन में कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक काम करिए, बड़ा ही गजब क्वेश्चन है ये। न्यूमरेटर से में भी कॉस कॉमन ले लीजिए, डिनोमिनेटर में भी कॉस कॉमन ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा, जैसे कॉस कॉमन लेंगे तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा tan एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस tan एक्स बन जाएगा। तो सही देखें तो 1 प्लस tan एक्स अपॉन 1 माइनस tan एक्स, तो 1 प्लस, बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी ये व्यवस्था दिखाई दे, ये एडजस्टमेंट दिखाई दे 1 प्लस tan एक्स अपॉन 1 माइनस tan एक्स, तो ये जो इतनी वैल्यू होती है वो किसकी होती है, tan π/4 प्लस एक्स की होती है ये वैल्यू। कैसे, याद कीजिए ज़रा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a और tan b। अब थोड़ा देर के लिए सोचिए, a की जगह पे अगर π/4 रखेंगे, आप यहाँ π/4 रखेंगे, तो यहाँ π/4 tan π/4 की वैल्यू 1, तो 1 प्लस tan b हो गया और 1 माइनस tan b हो गया, है ना, तो वही बन गया ये। अब tan से tan ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये हट गया, हालांकि काट के नहीं दिखाया जाता है, फंक्शंस हैं, नंबर नहीं है कि काट देंगे आप इन्वर्स ऑपरेशन होगा, ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो बचा कितना, π/4 प्लस एक्स, और यही क्या था, हमारा y था। अब ये y अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिंपल क्या आ जाएगा, y ये तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1, सो आंसर कितना आया, +1। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, हाँ भाई ये आ गया, साइन इनवर्स के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बड़ा ही सिंपल है भाई। आप क्या करिए, देखिए जो x है ना अंदर, उसकी जगह मान लीजिए आप कॉस थीटा मान लीजिए, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। मैंने जानबूझ करके ऐसा माना है, जैसे कि साइन इनवर्स के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, साइन इनवर्स के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा जैसे ही आप रखेंगे तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों एक सेकेंड, ये देखिए इसमें भी थोड़ा सा इधर उधर चला गया, ये जो आपका फंक्शन है वो यहाँ तक है, देखिए ध्यान से, ठीक है, और ये dy/dx की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। मतलब क्या है, y इज इक्वल टू आपका है साइन इनवर्स के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जब आप लोग क्लास 12 में थे तो डिफरेंशिएशन की जो एनसीईआरटी की लगभग 6 या 7 एक्सरसाइजेज होती थी, और जो आपकी स्पेशल बुक्स थी उसमें लगभग 12 to 13 एक्सरसाइजेज होती थी। तो उसमें ये इन्वर्स वाली एक्सरसाइज और एक वेरिएबल पावर वेरिएबल जिसमें लॉग लेना होता था, वो एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। तो उसका ये क्वेश्चन सच में इंपॉर्टेंट है। इसको किया भी ऐसे जाता है कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है वो अपने दिमाग में लेना है कि ये कैसा हो सकता है। तो समझिए, इसको अगर मैं रिलेट करूँ, इसको अगर रिलेट किया जाए, ये वाला जो पोर्शन है, तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा,
उससे रिलेट कर रहा है क्या, एक्स के प्लेस पर टेन थीटा, और ये फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा का। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे कि एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। अब जैसे ये लेट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू आप जान ही रहे हैं टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे आप पुट करेंगे तो पुट करने के बाद साइन इनवर्स कॉस टू थीटा बन जाएगा ना। अब बाहर साइन इनवर्स है, अंदर कॉस है, तो भाई जिसका इनवर्स होता है उसी में अंदर वाले को बदलना होता है। तो एक काम कर देते हैं ना, साइन इनवर्स ठीक है अपनी जगह पे, इसको हम लिख देते हैं साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस टू थीटा, लिख सकते हैं भाई। ऑटोमेटिक कॉस में बदल जाएगा। अभी साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो आपकी जो वाई की वैल्यू आएगी पाई बाई टू माइनस टू थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स, यहाँ पे उठा के रख दीजिए और डिफ्रेंशिएट जैसे ही आप करेंगे पाई बाई टू हो गया जीरो माइनस टू, और इसकी जगह टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर कितना है, माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर आपका ए वाला है, ध्यान दीजिएगा ये चीज़। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने फिर पहले ही बताया कि ये पीडीएफ आपके लिए लीगली अवेलेबल नहीं है, मैं भी आपको अवेलेबल नहीं करा सकता। ठीक है, तो ये सिर्फ आपके लिए क्वेश्चंस मैंने ढूंढे हैं, वो आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बस कुछ क्वेश्चंस और हैं इसके, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे मैट्रिसेस पे। ठीक है, देखिए कह रहे कि एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में है, एफ डैश एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो भैया देखिए ज़रा, एफ एक्स जो अंडर रूट में लिखा है, अंडर रूट वाला किसी का स्क्वायर है, एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर है, वो रूट से बाहर आया एक्स प्लस थ्री होगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन में को अगर डैश से भी लिख सकते हैं आपका मन है तो, डैश का मतलब क्या है, डिफ्रेंशिएशन। तो एक्स की वैल्यू हो गई वन और थ्री हो गया जीरो। ठीक, तो कह रहा है इनमें से कौन सी बात सही है, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या आएगी, वन फॉर एक्स लेस देन थ्री, लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री। कह रहे कि वन तभी आएगा जब एक्स की वैल्यू माइनस थ्री से छोटी है। और कह रहा है कि वन दूसरा ऑप्शन है कि माइनस वन आएगा जब एक्स की वैल्यू माइनस थ्री से लेस है। कह रहा है कि वन आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, या इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। तो सोच कर बताइए, अभी तो मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये आ गया वन, भाई वन आ गया। तो इन चारों में से ऑप्शन कौन सा हो, कह रहे कि वन तो आएगा लेकिन वो लेस देन माइनस थ्री से आएगा, लेकिन वन वाले यही दोनों हैं ए और सी। तो इन दोनों में से क्या सही है भाई, लेस देन माइनस थ्री पर ये डिपेंड करेगा या सारे एक्स पर बिलोंग करेगा, सोच के बताइए। लेकिन बच्चों एक बात और, आपको एक कॉन्सेप्ट बताना था कि अगर कभी भी y इज इक्वल टू अंडर रूट फंक्शन ऑफ x होता है कभी भी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपको भले ही ये रूट से बाहर भी आ रहा हो तो भी आपको एक तरीका है वही वैसे ही करना पड़ेगा। कि पहली बात तो पावर आगे आएगी, पावर में एक कम करेंगे, पावर यानी आपका रूट है, पावर में एक जब जैसे ही आप कम करेंगे तो वो माइनस हाफ हो जाएगा, और फिर आप इसके इंटरनल की वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, है ना, तो जा कर के ये डिफ्रेंशिएशन होगा, है ना, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ज़रा वापस से इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ऐसे ही इसको समझेंगे भाई, रूट में था तो हमने क्या किया, रूट में था तब चलिए डिफ्रेंशिएशन अगर हम करेंगे तो पहले तो वन बाई टू और अंडर रूट नीचे आ जाएगा, सेम उसी तरीके से जैसे एफ एक्स वाले को भी जस्ट बताया। और फिर इस पूरे रूट के अंदर की वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो गया टू एक्स और सिक्स एक्स का हो गया सिक्स, टू से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे वन आ जाएगा, यहाँ पे थ्री आ जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स प्लस थ्री अपॉन अंडर रूट में एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। जब भी रूट होगा तो भैया वो ऐसे ही आपको करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रूट में हो सकता है कि होता है ना दो वैल्यूज़ देता है, इस वजह से इस तरीके से करना हम लोग का उचित नहीं होता, जैसा हमने पहले किया इस तरीके से करना पड़ेगा। अब देखिए ये वैल्यू कौन से सेटिस्फाई करेगा, अगर x की वैल्यू हम लेस देन माइनस थ्री रखें, माइनस थ्री से कम, थोड़ी देर के लिए सोच रहे थे लेट से माइनस फोर रख लेते हैं, तो यहाँ पे अगर माइनस फोर रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे माइनस फोर, तो ऊपर आ जाएगा माइनस वन, और नीचे में जैसे माइनस फोर रखेंगे तो यहाँ भी माइनस वन आ जाएगा, लेकिन उसका स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कुल मिला के माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो वन लाने को रहा है, तो यानी देखिए माइनस थ्री से जब कम होगा तो क्या आएगा, देखिए माइनस वन लिखा है, तो ये बात तो सही है। और ये क्या कह रहा है, वन फॉर एवरी वैल्यू, अभी हमने एक चेक कर लिया माइनस फोर रख करके तो माइनस वन आ रहा है, तब तो ये भी गलत हो गया, नन ऑफ दिस होगा नहीं। अपना आंसर कौन सा हो गया,
आंसर आपका बी हो गया। ध्यान रखिए कि रूट वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको इसी तरीके से किया जाता है। हाँ, इसके बाद मैंने क्या बोला था, इसके बाद मैंने बोला था कि आपको लॉग के फॉर्मूलेस बताने को। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ज़रा देखते हैं। सबसे पहला जो लॉग एक फॉर्मूला है लॉग का, लॉग के अंदर अगर दो वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में होती है तो उसे हम एडिशन में लॉग के साथ अलग अलग कर देते हैं, और लॉग के साथ एक बेस हमेशा रहता है, वो है नेचुरल बेस। इस ई को आइलर नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा फॉर्मूला, अगर उसी में अगर मैं कभी ई नहीं लिखता हूँ या कहीं भी आपको ई लिखा हुआ ना मिले तो इसका मतलब ई अंडरस्टूड होता है। ठीक है, अगर दो नंबर का डिवीज़न हो तो लॉग क्या करता है, उसे सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और अगर किसी वैल्यू की पावर में कुछ लिखा हो तो पावर क्या होती है, आगे आ जाती है मल्टीप्लिकेशन में, और दूसरे वाले का लॉग ले लिया जाता है। एक और फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, जिसमें बेस कन्वर्ट किया जाता है, बेस को चेंज किया जाता है। जैसे बेस ए है और वैल्यू बी है, और मुझे कोई दूसरा अपना मन चाहा बेस चाहिए, लेट से मुझे ई चाहिए, तो मैं दो जगह मल्टीप्लिकेशन में लॉग लिख लेता हूँ, एक जगह नीचे ई, एक जगह ऊपर ई लिख लेता हूँ। अब जो प्लेसेस खाली हैं उनको हम लोग फिल कर देते हैं इसकी हेल्प से। ऊपर में बी है तो ऊपर की प्लेस यहाँ खाली है, नीचे में ए है तो नीचे की प्लेस यहाँ खाली है, तो ये बेस ट्रांसफ़र हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद एक फॉर्मूला और देखिए, जब भी e टू द पावर लॉग में कुछ भी लिखा होता है और यहाँ भी e होना चाहिए, तो ये इतना पोर्शन अपने आप में कैंसिल हो जाता है। कितना पोर्शन, इतना पोर्शन, और सिर्फ क्या बचता है, फंक्शन ऑफ x। ठीक है, और देखते हैं थोड़ा, अगर आपको ऐसे लिखा हुआ मिले log a b, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 1/log, और b यहाँ नीचे प्लेसेस चेंज हो जाती है। ठीक है, अल्टीमेटली अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ तो ये इक्वल टू 1 हो जाता है। मतलब अगर देखा जाए तो log a ऑफ b का बेस इंटू log b और a का बेस, तो इसकी वैल्यू 1 होती है अल्टीमेटली। ठीक है, और कुछ चीज़ें याद कर लीजिए, लॉग में यहाँ पे कुछ भी लिखा है, यहाँ पे 1 है अगर, तो इसकी वैल्यू 0 होती है। लॉग में 10 के बेस पर 10 की वैल्यू 1 होती है, या यूँ बोले कि यहाँ जो भी लिखा होगा यहाँ पे सेम अगर लिखा उसकी वैल्यू 1 ही होती है। ठीक है, और लॉग में 10 के बेस पर 10 की वैल्यू या 100 की वैल्यू उस हिसाब से बढ़ती या घटती जाती है, उसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, दो चीज़ और सुन लीजिए, अगर लॉग में ई के बेस पर कभी भी आपको ज़ीरो मिलता है तो उसकी वैल्यू -इन्फिनिटी होती है, और उसी ई के बेस पे अगर इन्फिनिटी की वैल्यू निकालनी है तो +इन्फिनिटी जाती है। ये ई के बेस की बात नहीं है, जब ये जो वैल्यू यहाँ लिखी होती है वो अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये दोनों आंसर आपके सामने हैं, लेस देन 1 है तो इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, इंटरचेंज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 पे ये ऐसे बिहेव करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लॉग के सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए, आगे आप लोग अपने क्वेश्चन से बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एफ एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड में x² - 9x + 20। देखिए मॉड वाला भी सीन वही है, क्या मॉड को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट में उसी की वैल्यू का स्क्वायर, क्योंकि मॉड तो वैसे भी पॉजिटिव कर देगा, और रूट के साथ अगर हम स्क्वायर लगा दें तो ये काम हो सकता है। अब ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा हो गया। क्या करेंगे, अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले 1/2 यानी रूट का करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अंदर की वैल्यू का करेंगे, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। तो ये आप पे छोड़ रहा हूँ, आपको करके बताना है, कमेंट करना है। ठीक भाई, अच्छा फिर क्या, वैसे इतना थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए इसे मैं स्किप कर रहा हूँ, कि इतनी ज़रूरत नहीं है इसकी, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉज एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉज एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब ये हुआ सिंपल सी बात कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन, और दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा, -cot x। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट देखिए, y इज इक्वल टू लॉग मॉड में 3x, और x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, dy/dx फाइंड आउट करना है, नहीं कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे।
लॉग का करेंगे तो पहले तो 1/mod में 3x तो आ ही जाएगा। फिर मॉड में 3x को करने का अंदाज़ मैंने पहले जैसा बताया है, उसे क्या करते हैं, उसके रूट के अंदर उसी का स्क्वायर लिख लेते हैं, तब उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो कर लेंगे, ठीक है। या फिर मैं करके बता ही देता हूँ, रुक जाइए मैं भी बता देता हूँ, पूरा क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात तो देखिए, सबसे पहले जब आप डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो लॉग से किसी से कोई मतलब नहीं है, लॉग अंदर की वैल्यू को नीचे भेज देता है। फिर इसके बाद आप डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, मॉड में 3x का। तो मॉड में 3x को आप ये लिख सकते हैं 3x², ठीक है। अब क्या होगा, अब वही काम क्या होगा भाई, रूट की वजह से 1/2 के साथ ये सेम वैल्यू नीचे चली जाएगी, और फिर 3x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 टाइम्स 3x² का आप करेंगे ना, इसके बाद डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, 3x का होल स्क्वायर, ठीक। तो 3 3 9 हो तो 9 तो बाहर आ जाएगा, 3² तो भैया 9 हो तो बाहर ही आ जाएगा, x² बचेगा। तो x² करेंगे तो 2x आ जाएगा, तो 9 × 2x ऊपर मिल गया, अपॉन में ये सारी वैल्यूज़ मिल गई, क्या, मॉड में 3x × 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगेन वही मॉड में 3x लिख सकते हैं। तो जो जो कट रहा है उसे काट दीजिए, ठीक है। तो भाई यहाँ से क्या बच रहा है, ऊपर में बच रहा है 9x और नीचे में बच रहा है मॉड 3x का स्क्वायर, ठीक है। अब आंसर चेक करते हैं और रिलेट करते हैं कौन सा आंसर हमारा सही होगा, ठीक। देखिए, तो देखिए आंसर आया कितना था, 9x अपॉन मॉड 3x का होल स्क्वायर। तो इसे मॉड 3x का होल स्क्वायर लिखो या फिर सिंपली 3x का होल स्क्वायर लिख दो, क्योंकि मॉड तो पॉजिटिव करेगा ही। ऊपर बच जाएगा 9x अपॉन 9x², तो जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दिया, 1/x बचा, तो 1/x आंसर हो गया। ये देखिए इसका dy/dx, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देखिए ये आपकी इनफाइनाइट जीपी बन रही है। इनफाइनाइट जीपी का जो फॉर्मूला होता है वो a यानी फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - r होता है। 1 - r मतलब रेशियो, कॉमन रेशियो x, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना नहीं, कर लेंगे आप dy/dx, ठीक है। कोई बात नहीं है, अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, क्या, 1 - x होल पावर -1, तो -1 आ गया, पावर -2 हो जाएगा, तो नहीं -1 - x होल पावर -2 है ना। और फिर इसका -x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई आंसर मैच कर रहा है, कोई तो नहीं दिख रहा है मुझे आंसर इसमें से, नहीं कोई भी आंसर नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये तो लॉग वाला आ गया, रिपीट हो गया। सेकंड वर्स, ये बड़ा क्वेश्चन, इसकी ज़रूरत नहीं है करने की, ठीक है। और देखते हैं कुछ है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या। हाँ, ये देखिए के की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल रहा है, बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन, ये फंक्शन है आपका दो पार्ट में, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये के, x≠2 पे ये है और x=2 पे ये, कह रहे कॉन्टिन्यूस है 2 पर। तो कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस होने पर क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू एट किस पे, 2 पे, ये इक्वल होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए x≠2 लिखा है, तो इस पर लेफ्ट भी मिलेगी, इस पर राइट भी मिलेगी, और ये तो फंक्शनल वैल्यू के हो गई। तो फंक्शनल वैल्यू के है तो यहाँ रख दीजिए, राइट हैंड लिमिट ही निकाल लीजिए, है ना, निकाल लेते हैं। देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब इसमें जहाँ जहाँ हमारा x आया वहाँ पे 2 - h रख दीजिए, क्योंकि 2 है ना, लेफ्ट ले लीजिए चाहे राइट ले लीजिए एक ही बात है, प्लस 3 टाइम्स 2 - h -10 होल अपॉन 2 - h -2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, -h आया, ऊपर होल स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, सॉल्व कर लेंगे, h की वैल्यू रख देंगे, k की वैल्यू आ जाएगी, कर लेंगे ना। सिर्फ यहाँ पे सॉल्व करना है आपको, थोड़ा सॉल्व करके सोचते हैं क्या आएगा, ठीक है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, -h तो नीचे था ही, उसके बाद ये हो जाएगा 2² 4 और 3 2 6, 6 4 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे h² बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे -3h बचेगा इधर से। अच्छा भाई, फिर क्या बचेगा, 2ab, 2 2 4 h
माइनस का 4h बचेगा यहाँ पे, बस इतना ही बचेगा। तो जैसे ही आप -h कॉमन लेकर कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा -h और ये प्लस का 7 यानी 7 बन जाएगा केवल में लगे, फिर में आगे 7 बचेगा, तो 7 आंसर हो जाए। देखिए ऐसे सेम अगला भी क्वेश्चन है, ये आपके ऊपर है, आपको करना है। तो इसी 30 जो क्वेश्चन है इसके साथ साथ हमारा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन ख़त्म होता है। ठीक है, चलते हैं अब अपने मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट पे। ठीक है, देखिए हम आ गए मैट्रिसेस पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। तो देखिए क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, यही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अभी यही सारी चीज़ें हैं। क्या है, देखिए ये कौन सा मैट्रिक्स है। देखिए मैट्रिक्स लिखने का अंदाज़ होता है, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो इसे रो बोलते हैं, ऐसे लिख रहे हैं तो ये कॉलम बोलते हैं। और जितने रो होते हैं वो यहाँ पे लिख दिए जाते हैं, क्रॉस में जितने कॉलम है वहाँ लिख दिए जाते हैं, इसको उसका क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, और ये कितनी एंट्रीज़ हैं, कितनी यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी जाएंगी, इनका मल्टीप्लाई करने पे पता चल जाता है। ठीक है, तो अगर बात करें आपको यहाँ पे, तो ये पहला वाला कितने क्रॉस कितने का है, x1 लिखा है तो एक ही रो है और 2 कॉलम है, इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 2 रो 2 कॉलम वाले से। कह रहा है ये 0 के इक्वल है, ये 0 बड़ा 0 है, बड़ा 0 मतलब ये मैट्रिक्स वाला 0 है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका होता है, देखिए कैसे करना होता है, ये वाला पार्ट हमें इसमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो फर्स्ट वाला फर्स्ट पे, सेकंड वाला सेकंड पे मल्टीप्लाई होता है और ऐड भी हो जाता है। और एक सबसे पहली बात कि जब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेबल है भी कि नहीं, तो देखिए लेफ़्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम और राइट वाले मैट्रिक्स का रो अगर सेम है तभी हो सकता है। देखिए सेम है, हाँ, और जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो 1x2 का बनेगा। तो ठीक है, 1x2 का बनेगा, यानी जिसमें एक रो हो और 2 कॉलम हो। ठीक है भाई, 1 आया x पे मल्टीप्लाई हुआ तो x हो गया, -2 आया 1 पे, -2 हो गया, ये पहला बन गया। ठीक है, और फिर ये 0 की बात करें, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + 0 तो ख़त्म ही होगा, इज इक्वल टू ये जो 0 मैट्रिक्स राइट हैंड साइड पे लिखा वो भी 0 0 होगा। ठीक है, x - 2 = 0 कंपेयर करेंगे अगर तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, आंसर इज 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, a गिवन है, b तो सिंगल एक 2 ही है, x गिवन है, y गिवन है, तो कह रहा है ab का मल्टीप्लाई कीजिए और xy का मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को ऐड करिए। सिंपल ही बात है, देखिए ab का मल्टीप्लिकेशन तो बड़ा ही सिंपल है, क्या ये मल्टीप्लिकेबल है, देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो पहले देख लीजिए ये सही से लिखा भी है, ये पता है कैसे लिखा है, 3 2 और 2, कुछ इस तरीके से 3 2 और 2। ठीक है, ऐसे। तो देखिए अब तभी तो मल्टीप्लिकेबल होगा भी, नहीं तो पहले मल्टीप्लिकेबल ही नहीं था। इसमें कितने रो हैं, एक रो 3 कॉलम, इसमें 3 रो है और एक कॉलम, मिडिल वाला सेम है, हाँ, तो जो आंसर आएगा वो 1x1 आएगा, तो कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन। तो 3 जाएगा इसके ऊपर, 3 2 6 हो गया, 2 जाएगा -3 पर -6 हो गया, 2 जाएगा 4 पे, 2 4 8 प्लस का 8 हो गया, तो कितना हो गया, 6 6 कैंसिल, ये तो 8 आ गया सिंपली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए बी का तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर देना है। तो एक्स वाई क्या है, ये है एक्स, वाई ध्यान दीजिएगा ऐसे है 2 3 4, तो ये तो 8 आया, याद रखेंगे। ठीक है, इसे मैंने 8 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने वाले हैं एक्स और वाई का, एक्स है अपना 1 2 3, वाई अपना 2 3 4, मल्टीप्लाई करिए इसको भी, ये जाएगा इसके पास, तो 2 1 2 हो गया, 3 2 6 हो गया, 4 3 12 हो गया, ये हो गया टोटल 20, और पहले 8 था तो 8 ऐड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 28, आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग मैट्रिसेस इक्वल। कह रहे कि इन दोनों को इक्वल कब कर सकते हैं, एक्स और वाई की क्या वैल्यू होगी। तो थोड़ा सही से मैं इसको लिख देता हूँ, कह रहे हैं कि इन दोनों को अगर इक्वेशन दोनों मैट्रिक्स को मैं इक्वल कर दूं, तो बच्चों सबसे पहली बात तो एक कंडीशन दिमाग में रखिएगा, ये हो सकता है एमसीक्यू में भी पूछ ले कि 2 मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकते हैं। मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर इक्वल हो। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर इक्वल है, ये एमसीक्यू में आ सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे भी 2x2 है, यहाँ भी 2x2 है, और इसने तो बोला इक्वल कर दें, तो एक्स वाई की वैल्यू बताइए, तो मैंने इक्वल कर दिया। अब देखिए इसके सामने कौन पड़ रहा है, 0, जैसे सॉल्व करेंगे इसको इक्वल करके,
तो x की वैल्यू आ जाएगी -7/3। और इसके सामने देखिए ये पड़ रहा है y - 2 = 5, तो 2 इधर भेजेंगे तो y = कितना आ गया 7, तो 7/3 और 7, तो चेक करते हैं। मिल गया, देखिए 7/3 एंड 7, इसमें तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा है, तो दिक्कत क्या है, ज़रा देखते हैं एक बारी, ध्यान से सुनते हैं एक बारी। जो हम लोगों ने बनाया था उसमें x की वैल्यू यहाँ से अगर हम देखें तो x की वैल्यू -7/3 और y की वैल्यू इसको कंपेयर किया था तो y की वैल्यू आई थी 7, है ना, 3 लिख दिया था क्या मैंने, 7 होगा, 2 इधर आके ऐड होगा ना। और इसको देखें तो y + 1 = 8, तो भी y = 7 आ रहा है। यहाँ से चेक करें 2 - 3x = 4 करें अगर तो वो 3x उधर गया, 4 इधर आया, -2, x की वैल्यू -2/3 आ रही है। तो एक तरीके से तो x की दो वैल्यू डिफरेंट वैल्यू तो हो नहीं सकती, तो इस तरीके से तो ये गलत बात हुई, यानी इन्हें इक्वल नहीं किया जा सकता, या तो नॉट पॉसिबल वाला केस। भाई सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन में एक ही आंसर आएगा ना x और y, और अगर दो आंसर दे रहा है इसका मतलब वो गलत है, तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 एंट्री, जिसमें एंट्री 0 और 1 हो। देखिए 3x3 में केवल एंट्री आप 0 और 1 की कर रहे हैं। 3x3 में कितने एलिमेंट, 9 एलिमेंट, और कितने एलिमेंट चढ़ाना चाहते हैं आप, या तो 0 हो या तो 1 हो। तो ये कहने का ये मतलब है, कभी आप सारे 0 रख के बना लीजिए मैट्रिक्स, फिर किसी को 1 कर दीजिए, फिर 2 को 1 कर दीजिए, ऐसे करके कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं। तो आपको एक बात बताऊँ, जितनी एंट्रीज होती हैं उसको इसकी पावर 2 की पावर में चढ़ा दीजिए। 2 एंट्री है तो 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 कितना होता है 512, सो आंसर इज 512, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट क्या है भाई, ए गिवन है तो a + a' = i लिखा है बच्चों, ये i है छोटा सा, i फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जिसके ऐसा मैट्रिक्स जिसके ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल सब 1 1 हो और बाकी सारी एंट्रीज 0 0 0 हो। ये 3x3 मैंने बना के दिखाया है, i 3x3 ये होता है, i 2x2 क्या होगा भाई, 2x2 है तो 1 0 0 1, तो ये इसको प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, वो अपने हिसाब से खुद ब खुद एडजस्ट हो जाता है। तो कह रहा है कि अल्फ़ा की वैल्यू बताइए, ठीक है। हम लोग वैल्यू रखते हैं पहले तो, कॉस अल्फ़ा यहाँ पे रख रहे हैं, साइन अल्फ़ा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, साइन अल्फ़ा, और ये है कॉस अल्फ़ा। उससे क्या बात कह रहा है, ए के ऊपर डैश लगा, ए के ऊपर डैश का मतलब क्या है, पहली रो को पहला कॉलम में बदल दीजिए। डैश मतलब होता है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या करता है, रो को कॉलम में बदल देता है और कॉलम को रो में बदल देता है। तो ज़रा बदलिए, पहला कॉलम है ना तो ये पहली रो में बदल जाएगा, और ये दूसरा कॉलम है तो ये दूसरा रो में बदल जाएगा, और आपको दोनों को ऐड करना है, और ये i के इक्वल है ऐसा बोला है, i के इक्वल है मतलब 1 0 0 1 के इक्वल है। तो ज़रा ऐड करिए, कॉस अल्फ़ा कितना हो गया 2 कॉस अल्फ़ा, और 2 कॉस अल्फ़ा के सामने कौन है 1, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसी को सॉल्व कर लीजिए। 1/2 हो जाएगा कॉस अल्फ़ा की वैल्यू, कब होती है 1/2, 60 डिग्री पे, तो ये आ गया π/3, आंसर इज π/3, 60 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली, कब हो सकता है एक दूसरे का। तो ये बड़ी फेमस सी थ्योरम है, वो इस पे डिपेंड करती है। कैसे, देखिए अगर हम ए बी इज इक्वल, ये आई के इक्वल लिखा हुआ है, ए बी इज इक्वल टू आई लें तो ए को अगर हम उधर भेजें तो बी इज इक्वल टू ए इनवर्स आई, तो आई का मल्टीप्लिकेशन किसी भी मैट्रिक्स से के साथ उसे कोई चेंजमेंट नहीं लाता। तो एक तरह से देखिए ये क्या लिखा है, ए का इनवर्स बी के इक्वल है, अगर हम बी को उधर भेजते तो बी का इनवर्स ए के इक्वल आ जाता, ठीक है। सो आंसर इज डी, ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द मैट्रिक्स पी इज इक्वल टू, ये क्या है भाई, ये कुछ इस तरीके से लिखा है 0 0 4, 3x3 मैट्रिक्स है 0 4 0 और 4 0 0, ये क्या है बोल रहा है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ स्क्वायर तो है ही, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं। जरा ध्यान से सुनिए, डायगोनल होने का सिंपल सा एक ही मतलब है कि उसका प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहा है, ये वाले ज़ीरो नहीं होते, तो ये तो गलत है, ये तो ये वाले तो देखिए कुछ अजीब ही हैं ये तो, और डायगोनल मैट्रिक्स में बाकी सारे ज़ीरो होते हैं, यहाँ आप देखिए ज़ीरो नहीं है, तो डायगोनल तो नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं, तो केवल ये क्या है, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, बाकी डायगोनल मैट्रिक्स में बता दिया मैंने। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स भी वही है जिसका एक तरीके से यूनिट मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हो, ठीक है।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ज़रा, कह रहे कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिस पे अगर डैश लगाया जाए वापस से वो ए आ जाए, मतलब सेम मैट्रिक्स आ जाए, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, और अगर डैश लगाने के बाद वो माइनस कॉमन लेना पड़े तो इसे स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा अगर मेरी वीडियो से, तो बहुत क्लियरली बहुत कायदे से बताया हुआ है मैंने। सेकंड या थर्ड सेमेस्टर किस में था, हाँ सेकंड में ही था शायद, जिसमें 3D था आपका सेकंड सेमेस्टर। तो कह रहे कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, देन ए बी एंड बी डैश ए बी माइनस बी ए इज़ आ। कोई बात नहीं है, ए बी और माइनस बी ए क्या होगा, कहना चाहता है ए और बी, देखिए हम बताते हैं क्या होगा। ध्यान सुनिए, कह रहे ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ए डैश की वैल्यू भी ए आती है, बी डैश की वैल्यू भी बी आती है। तो थोड़ी देर के लिए ए बी माइनस बी ए का भी होल डैश जरा लगा के देखते हैं। ये बड़ी फेमस थ्योरम थी। इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों पे लगेगा डैश, ये ए बी पर भी डैश लगेगा, माइनस बी ए पर भी डैश लगेगा। और आपको पता है डैश हो, डैश जो होता है वो उल्टा ओपन होता है, चाहे इन्वर्स ही क्यों ना हो, इन्वर्स भी उल्टा ओपन होता है, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। तो जैसे उल्टा ओपन करेंगे बी डैश ए डैश हो गया ये, और ये ए डैश बी डैश हो गया। ठीक है, तो अभी पता है बी डैश की वैल्यू भी बी लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप ए डैश कीजिए ए, बी डैश कीजिए बी रखेंगे तो क्या आएगा आपके सामने, ये हो जाएगा बी ए माइनस ए बी। ठीक है, आपने ए बी माइनस बी ए पे होल डैश लगाया था, लेकिन बी ए माइनस ए बी आ गया, उल्टा आ गया, तो माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने तो बताया आपको कि अगर आप किसी पर डैश लगाते हैं और वही चीज़ आ जाए, इसके अंदर वाला ही आ जाए, लेकिन बाहर माइनस लेना पड़े, तो इसको क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या, द मैट्रिक्स 0 5 माइनस है। ठीक है, क्या है ये, इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बड़ी बढ़िया खासियत होती है, याद रखिएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे जीरो होते हैं, डायगोनल सारे के सारे जीरो। देखिए है ना डायगोनल जीरो, ये तो है डायगोनल, है ना, सारे जीरो। इसका मतलब ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इफ द मैट्रिक्स है 6 एलिमेंट, 6 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स, कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे इसको बनाने के। तो देखिए 6 को तोड़ दीजिए, 6 को जितने तरीके से तोड़ पाएंगे, तो 6 गुणे 1 मतलब 6 रो 1 कॉलम, 1 रो 6 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। तो यानी पॉसिबल ऑर्डर कितने बन गए, 4। तो आंसर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट देखिए बहुत बारिश हो रही है। ठीक है, इस वजह से आपको पानी की आवाज़ भी आ रही होगी, तो डोंट माइंड इट, आपको मेरी आवाज़ केवल सुनाई देनी चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, कह रहे हैं कि ए इज इक्वल टू ए आई जे है, और ये 2x3 एलिमेंट मैट्रिक्स है, और इसके एलिमेंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो ऐसे दे रखा है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन थोड़े अजीब से दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको करने का तरीका ज़रूर बता देता हूँ। ए आई जे इज इक्वल टू, जो इसमें यहाँ पे दिख पा रहा है, माइनस आई प्लस 2j होल पावर 2 है। कह रहे A23 एलिमेंट क्या होगा, तो कोई बात नहीं है, जहाँ पे आई है वहाँ पे 2 रख दीजिए, जहाँ पे j है वहाँ पे 3 रख दीजिए। सो -2 + 2 × 3 होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6 - 2 इज़ 4, 4 स्क्वायर इज 16। तो इसका आंसर 16 होना चाहिए अगर ये ऑप्शन सही से लिखा हो तो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लिखा तो नहीं है सही। देखिए वैसा सेम क्वेश्चन आ गया, 1 और 0 की एंट्री लेकर के 2x3 कितने एलिमेंट हो सकते हैं, कितने मैट्रिक्स होते हैं। 2 3 6 हो गया, इसको 2 की पावर में चढ़ा, तो 2 पावर 6 कितना होता है, 64। ठीक है, तो 64 इज़ द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफ़ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। जब देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होता है, तो ऐसे मैट्रिक्स का ऐसे एक स्पेशल नाम होता है, जिसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, और आइडेम्पोटेंट लॉ भी होता है। जब किसी मैट्रिक्स का पावर 2 करते हैं, या मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं और वापस से वही मैट्रिक्स आ जाए, तो उसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब देखिए ज़रा यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमको इसको सॉल्व करना है। तो ये i + a होल स्क्वायर लिखा हुआ है, -3a। अब देखिए a भी मैट्रिक्स है, i भी मैट्रिक्स है, दोनों का एडिशन भी एक मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स का स्क्वायर क्या होता है, मैट्रिक्स का खुद के साथ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, -3a। ओके, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको या तो प्री मल्टीप्लाई करते हैं या तो पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब अगर हम कहें a का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं b में, प्री मतलब लेफ़्ट से, और पोस्ट मतलब b का a का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम b में राइट से। पोस्ट मतलब राइट से और प्री मतलब लेफ़्ट से। और इन दोनों की वैल्यू ज़रूरी नहीं है सेम हो, क्योंकि हो सकता है
हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तब अप्लीकेबल ना हो कि लेफ़्ट वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम के बराबर ना हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये केस कभी तभी इक्वल हो सकता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए तभी इक्वल हो सकता है जब ये कैसा हो, कॉम्यूटेटिव लॉ को पालन करता हो। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ या अबेलियन प्रॉपर्टी को फॉलो करता हो। याद रख लीजिएगा, ये भी एक आपका एमसीक्यू बन सकता है, अबेलियन या फिर कॉम्यूटेटिव हो सकता है आगे आए तो मैं बताऊँगा आगे। ठीक है, तो अब जैसे इसमें मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आई इंटू आई स्क्वायर होगा, और वो भी फिलहाल आई ही आ जाएगा। आई और आई का मल्टीप्लिकेशन आई ही आता है। फिर आई का आप ए में मल्टीप्लाई करोगे तो ए आ जाएगा, फिर ए का आई में मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से ए आ जाएगा, और ए का ए में मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर की वैल्यू हम वापस से ए रख सकते हैं। ठीक है, और ये -3a है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, -3a ए सब कैंसिल हो गया तो सिर्फ क्या बचा, आई। सो द आंसर इज आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, इजी है लेकिन। कह रहे कि ए एक मैट्रिक्स है जिसकी पहला रो 0 2 है और दूसरा रो 2 0 है। ए स्क्वायर पूछ रहा है, तो ए स्क्वायर मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए। मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। ये वाला इस पे जाएगा और ये वाला इस पे। ठीक है, राइट वाले में कॉलम उठाते हैं और लेफ्ट वाले में रो उठाते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 इंटू 0 क्या हो गया, 0, प्लस 2 इंटू 2 4 हो गया, और यहाँ पे लाएंगे तो 0 और 0, तो ये 0 प्लस 0 हो गया। यहाँ लाएंगे 0 प्लस 0, तो 0 प्लस 0, और इसे लास्ट वाले में 4 प्लस 0, तो क्या मिला, 4 0 0 4। कौन सा आंसर है, डी वाला, देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल 0। ये भी बताया थोड़ी देर पहले। कह रहे कि इसमें ए और ए डैश इक्वल है। ठीक है, ए और ए डैश इक्वल है, मतलब 5x y और 0। इसके खुद के डैश लगाएंगे तो पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो देखिए कौन किसके सामने आ रहा है, x के सामने y आ रहा है, यहाँ भी x के सामने y आ रहा है, तो x इक्वल टू वाई खाली मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, और कुछ तो मिल नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ अ मैट्रिक्स ए इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जा सकता है, ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जो दोनों हो सकता है। तो देखिए, एक ऐसे दुनिया में एक ही मैट्रिक्स है जो दोनों हो सकता है, वो जीरो मैट्रिक्स। भाई जीरो मैट्रिक्स में आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो भी जीरो ही मैट्रिक्स आएगा, और आप चाहो तो जीरो में से माइनस कॉमन भी ले सकते हो, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक भी हो जाएगा। तो जीरो मैट्रिक्स ही एक ऐसा है जो दोनों हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है भाई, बहुत। कॉस साइन माइनस साइन कॉस, एफ एक्स और एफ वाई का मल्टीप्लाई करना है। तो एफ एक्स एफ वाई का मल्टीप्लिकेशन मतलब यहाँ पे कॉस एक्स है, यहाँ पे माइनस साइन एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स है, और यहाँ पे कॉस एक्स है। अब सब जगह वाई वाई कर दीजिए, यहाँ पे भी वाई, यहाँ वाई, यहाँ वाई, यहाँ वाई। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आता है एक्स प्लस वाई। याद रख लीजिए, इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई द इक्वेशन। कह रहे कि एक ऐसा मैट्रिक्स बताइए जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो और 1 0 0 1 दे दे। मतलब एक तरीके से इसको देखा जाए तो आई दे दे, आई में आइडेंटिटी दे दे। तो देखिए कौन सा है, इसमें से कौन सा आएगा। देखिए चेक करके बताते हैं। सबसे पहले अगर ये वाले को चेक करें अगर आप, तो 2 आएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, और 1 आएगा 2 पे मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। हालांकि ये तो नहीं होगा। तो दूसरा वाला देखते हैं, ये वाला 1 -2 और 1 और 0, तो 1 1 1 1 उठ के आएगा तो 0, और ये 2 बनेगा तो 2 भी नहीं होना चाहिए, ये वाला भी गड़बड़ है। ठीक है, तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला क्या है, 1 -1 और 2 और 0, तो 1 -1 2 और 0, तो 1 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4 हो जाएगा। फिर तो आई तो आ नहीं रहा है। तो लास्ट वाला एक बार अप्लाई करके देखते हैं। लास्ट वाला आपका ये है। ठीक है, एक सेकेंड, ये जो थर्ड वाला है बच्चों, ये थर्ड वाला सी वाला, ये ऐसे लिखा हुआ है 2 1/2 0 और -1 और 0 है ना, कुछ गड़बड़ है। सी वाला जो है आपका ये है बच्चों, ये मतलब 1/2 यहाँ भी है। एक सेकंड रुकिए, मैं दिखा रहा हूँ। ये है आपका सी पूरा,
एक सेकंड, हल्का सा गड़बड़ है। ये है 1/2, मतलब ये भी 1/2 ऐसे है। सी ज़रा ध्यान से देखिएगा, 1/2, 1/2 -1 0, हाँ ये है आपका। और जो आपका ये था ये वाला मैट्रिक्स 0 2, ये थोड़ा सा फॉन्ट अलग अलग हो गया है, लेकिन मैं आपको सही करके बता दूँ। अब आप मल्टीप्लाई करके देखिए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आएगा ना। और फिर इसमें लाइए -1/2 और ये +1/2, 0 हो गया। -1 इसमें मल्टीप्लाई 0 और ये भी 0, तो 0 हो गया। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 और इसमें मल्टीप्लाई 0, तो यानी देखिए वही आ गया। तो इसका मतलब सी वाला आंसर हमारा सही था। और सी वाला आंसर था क्या, ध्यान से देख लीजिए, 1/2, 1/2 -1 और 0, ये था आंसर सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये क्या है, a⁻6 इज इक्वल टू, a⁻6 क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पावर 6 यानी 6 बार मल्टीप्लिकेशन करना है, देख करके तो डर लगने लगता है, लेकिन होता ईजी ही है। आप सही से देखिए ए क्या लिखा है, 0 0 1 0 1 0 और 1 0 0। चलिए मैं पहले a⁻2 निकालता हूँ, मतलब a इंटू ए निकालता हूँ। ठीक है, 2 बारी मल्टीप्लाई करते हैं इसका। देखिए ऑटोमेटिक अभी एक ऐसी सीरीज़ मिलेगी कि आपको आइडिया लग जाएगा कि a की पावर 6 में क्या आएगा। जरा करिए मल्टीप्लाई इस पूरे का इस पूरे में एक एक करके। ये जाएगा इसके पास तो 0 आया, ये जाएगा इसके पास 0 आएगा, ये आएगा इस पर 1 आएगा, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। ऐसे इसको इसके पास लेके जाएंगे तो ये सारे 0 हो जाएंगे, 1 0 0। सही बताऊँ तो आपको यही मिलेगा, 0 0 1 0 और 0 0 1। तो ज़रा ध्यान से देखिए ए स्क्वायर में खाली क्या पोजीशन बदला है, ए और ए स्क्वायर में क्या पोजीशन बदला है। ए में ऐसे 1 1 1 था, ए स्क्वायर में ऐसे 1 1 1 आ गया, ए क्यूब में फिर से ऐसे हो जाएगा, a⁻4 में फिर ऐसे हो जाएगा, a⁻5 में फिर ऐसे हो जाएगा, a⁻6 में फिर से ऐसे हो जाएगा। तो यानी ऐसे ही तो आएगा लास्ट में, यानी यही हमारा आंसर a⁻6 का भी आएगा। और इसको पता है क्या बोलते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, I 3×3। तो ये I आ गया, देखा कितना ईजी था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इफ़ ए की वैल्यू दी है तो इतनी वैल्यू निकालनी है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये क्या आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स देन पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर बन सकते हैं। देखिए 18 को तोड़ने के तरीके, 18 × 1 1 × 18, उसके बाद 2 में तोड़िए 2 × 9 9 × 2, फिर 3 में तोड़िए 3 × 6 और 6 × 3। क्या 4 में तोड़ सकते हैं, नहीं, 5 में नहीं, 6 में तोड़ चुके हैं, 7 8 9 सब में तोड़ चुके हैं। तो कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 तरीके से बनाइए, तो 6 आंसर हो गया। 23 क्या, इफ़ ए मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर m×n एंड मैट्रिक्स बी, ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड। ठीक है, ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है, इसका मतलब क्या है, जब ए बी भी डिफाइंड है इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है, तो इसका मतलब इसका कॉलम इसके रो के बराबर है ना। और कह रहा है बी ए भी डिफाइंड है, तो इसका कॉलम इसके रो के बराबर है। कुल मिला के ये कब हो सकता है, ये इसके बराबर है, फिर इसी का रो इसके ही बराबर है। तो इसका मतलब ये तभी डिफाइंड हो सकता है जब दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो और दोनों का ऑर्डर सेम हो। कह रहे कि ये देखिए, है ना, देखिए दिखाते हैं आपको। तो देखिए अगर हम ए को समझ रहे हैं, ए का ऑर्डर m×n है, तो बी का ऑर्डर डेफिनेटली क्या होना चाहिए, ये तो n होगा ही, इसके साथ यहाँ पे कुछ भी हो चलेगा। ठीक है, तभी ये डिफाइंड होगा। तो फिर ये कह रहा है बी और ए भी डिफाइंड है, तो ए क्या है, m×n है ना। अब ये इसका बी का ऑर्डर मान लेते, ये तो n है ही, यहाँ पे फिर क्या होना चाहिए, यहाँ पे पक्का m होगा तभी ये डिफाइंड होगा। तो इसका मतलब बी का ऑर्डर भी n×m होना चाहिए, n×m। आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैट्रिक्स दिस इज, ये क्या है, कौन सा मैट्रिक्स है, असिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक है क्या ये, स्क्यू सिमेट्रिक। हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक कैसे पहचानते हैं, जरा ध्यान से सुनिए आप। एक लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक होना तो मुश्किल है, क्यों, क्योंकि इसके तो पहली बात तो प्रिंसिपल डायगोनल सारे के सारे 0 होने चाहिए, तो स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं होगा। क्या सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि आप जैसे इसको देखिए, इसके साथ यहाँ पे -1 आ रहा है, इसके यहाँ में डिफरेंस आ रहा है, यानी शुरुआत के तो दोनों गलत हो गए। और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ डायगोनल ही बचता है, बाकी सारे 0 हो जाते हैं। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा, नन ऑफ दीज, कोई भी आंसर इसमें से सही नहीं है, तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये मैट्रिक्स का लास्ट क्वेश्चन है, MCQ बेस्ड।
इफ़ ए इज़ इक्वल टू इतना देन द वैल्यू ऑफ के, कह रहा के की वैल्यू बताओ जब ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए, मतलब ए स्क्वायर कर लीजिए, मतलब 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 4 माइनस 2 माइनस 2 दिस इक्वल टू के का मल्टीप्लिकेशन करना है 3 4 माइनस 2 माइनस 2 और माइनस 2 आई मतलब 1001 पूरा सॉल्व कर लेंगे, जो ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा उसे कर लेंगे। आपको पता है ना के का सब में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और करने के बाद फिर इससे ये 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और फिर दोनों सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे और कंपेयर कर लेंगे। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे, HW की तरह है ये, ठीक है। चलिए और कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। जितने भी प्रिलिमिनरी आपके बेसिक के लिए बन सकते हैं वो भी हम लोग कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए स्वागत करते हैं डिटर्मिनेंट्स की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, सच दैट ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 10i। देखिए ए इंटू एडजॉइंट ए का एक फॉर्मूला होता है जो कि इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब कह रहे हैं कि ये इक्वल है 10i के, तो आप समझ सकते हैं कि i से i कैंसिल हुआ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो पता चल गया 10, अच्छी बात है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड याद कर लीजिए, एक फॉर्मूला होता है, मॉड नहीं कह रहा हूँ, इसे मॉड मत कहिए, इसे डिटर्मिनेंट कह दीजिए। तो ये होता है ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-1, और n क्या होता है ऑर्डर। तो जैसे लगाएंगे तो ये 10 हो गया, और 10 की पावर 3 माइनस 1 10 की पावर 2 यानी 100। सो द आंसर इज़ व्हाट 100, आंसर इज सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे कि अगर एक डेल्टा दिया हुआ है वो इसके इक्वल है, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ये तो क्लियर सही दिया, सही से लिखा हुआ है, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो सब लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट में। और ये क्या है डेल्टा 1, ये भी दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा सही है, डेल्टा और डेल्टा 1 बराबर है या दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्या होगा क्या, है ना, देखते हैं। तो देखिए भाई, अगर हम बात करें दोनों को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, बी वाई स्क्वायर है, सी जेड स्क्वायर है, यहाँ पे केवल ए एक्स बी वाई और सी जेड है। तो एक काम करते हैं, हम इस कॉलम नंबर 1 में x का मल्टीप्लाई, इसमें y का मल्टीप्लाई, इसमें z का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे हम करेंगे तो डेल्टा 1 जो हमारा आएगा वो आएगा आपका, जितने का हम मल्टीप्लाई करते हैं उतने का हम डिवाइड भी करते हैं। तो x y और z तीनों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये बी वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये सी जेड स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप करेंगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा और ये एक्स वाई जेड हो जाएगा, यहाँ पे वाई क्यूब हो जाएगा, ये जेड क्यूब हो जाएगा, ये एक्स वाई जेड हो जाएगा, तो इसमें वाई का मल्टीप्लाई हुआ रहा होगा, और लास्ट वाला भी एक्स वाई जेड हो जाएगा। अब देखिए इन तीनों में से, तीनों में एक्स वाई जेड है, इसको कॉमन लेकर के बाहर कर दीजिए तो एक तरीके से कट भी जाएगा। तो डेल्टा 1 कुल मिला करके ए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1, ऐसे बी वाई स्क्वायर वाई क्यूब 1 और सी जेड स्क्वायर जेड क्यूब और 1। तो ज़रा सही से देखें, अब डेल्टा को देखें और डेल्टा 1 को देखें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, खाली ट्रांसपोज का फ़र्क है। और दो डिटर्मिनेंट इक्वल होते हैं अगर उनका ट्रांसपोज सेम हो तो बात तो वही पड़ी, यानी डेल्टा 1 और डेल्टा दोनों सेम है ना। या आप दोनों को ऐड, दोनों को आप क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। सो आंसर कौन सा है, डी। नेक्स्ट देखते हैं। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। 2x2 का ऑर्डर है, जब 2x2 का ऑर्डर है भाई, 2x2 का ऑर्डर है तो k का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास k टू दी पावर, जब k पे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये 2x2 का है तो k सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो गया, k a11 k a12, ऐसे करते करते k टू a21 k a22, ये सारे आ गए होंगे ना, सब में मल्टीप्लाई हो गया होगा, क्योंकि मैट्रिक्स में किसी संख्या का मल्टीप्लाई होता है तो सब में मल्टीप्लाई होता है। इसने फिर बोला क्या, उसका आप डिटर्मिनेंट ले लीजिए। तो डिटर्मिनेंट जब लेंगे तो आप जब भी एक रो से या एक कॉलम से कॉमन लेते हैं, तो इस रो से कॉमन लेंगे तो एक के बाहर जाएगा, और इस रो से कॉमन लेंगे तो एक के और बाहर जाएगा, तो के स्क्वायर हो जाएगा, और बचेगा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ a11 a12 ये बचेगा। तो एक तरीके से
के स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बचेगा, के स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आंसर समझ में आई बात, इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्या, इफ़ ये आपका डिटर्मिनेंट दे रखा है एंड ए आई जे इज़ कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज़ गिवन बाई, कह रहे कि डेल्टा की वैल्यू कैसे दी जाएगी, A11 के साथ A31, A12 के साथ A32, या ऐसा कुछ, B वाला ये है, C वाला ये है, या D वाला ये है, ठीक है। तो समझिए, देखिए जो भी एलिमेंट होता है उसी के साथ उसका कोफैक्टर आता है, तभी हमारी वैल्यू होती है। जैसे मतलब अगर इसको सॉल्व करने की बात करें तो A11 की बात जब हम इसका ओपन कर रहे होंगे तो हमारे साथ कौन ओपन में आएगा, ये आएगा भाई। 3×3 डिटरमिनेंट को खोलने का क्या तरीका होता है, एक तरीका होता है, ये लिख दिया जाएगा, फिर -A12, इसका साइन माइनस आ जाएगा, उसके साथ आ जाएंगे ये चारों, पहला ये दूसरा, और तीसरे A13 के साथ ये दोनों आ जाएंगे। तो ऐसे केस में हमारा आंसर देखिए कौन सा होगा, A11 के साथ A11, A21 के साथ A21, A31 के साथ A, ठीक है, A31 के साथ A31। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है मतलब उनका जो मॉड होगा या डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। इन्वर्स वही हो सकता है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो। अच्छा भाई, तो कहना क्या चाहता, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा गलत है, तो कौन सा गलत है, ये तो सही है, अभी तो इसका फॉर्मूला बताया, क्या बताया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब ए को जब आप इधर से हटाना चाहोगे तो ए इन्वर्स से ऑपरेट करोगे तो ये हट जाएगा, इधर ए इन्वर्स से ऑपरेट इधर भी कर दोगे, तो ये फॉर्मूला तो सही है फर्स्ट वाला। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स ये भी एक फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा, ये भी ठीक है। ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, ये भी सही है, भी मैंने पहले बताया, ये भी सही है, बट ये चौथा वाला गलत है, ये कभी ऐसा नहीं होता है, याद रखिएगा। ये तीनों फॉर्मूले तो याद रखिएगा, ये तीनों फॉर्मूले हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है अगला MCQ इसी पे बन जाए। नेक्स्ट देखिए, लेट ए बी अ नॉन एंगुलर स्क्वायर, नॉन सिंगुलर होगा भैया, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, जिनका डिटरमिनेंट जीरो ना हो, ठीक है। तो कह रहे कि ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स 3×3, कह रहे कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड अगर ले लें या डिटरमिनेंट ले लें तो ये किसके इक्वल आएगा। तो देखिए बड़ा ही सिंपल सा, जो अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई होता है, तो ए इनवर्स, सॉरी ए इनवर्स नहीं, ये आता है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब आई अगर 3×3 है तो ए कोई एक वैल्यू रही होगी, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो एक वैल्यू देता है, इसके सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो गया होगा ना। अब इसके बाद जैसे ही आप इन दोनों तरफ में आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट लोगे, तो इधर भी डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो 3×3 में तीनों रो में क्या होगा, तो जब इसे बाहर निकालोगे तो 3 बार बाहर निकलेगा, ठीक, तो ये 3 बार ही बाहर निकलेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3 एंड के बी ए स्केलर, तो के ए क्या होगा, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, k⁻3, ठीक है, k⁻2 वाला था ऊपर, तो वैसे यहाँ बता दिया मैंने। कह रहे कि अब ए बी सी ऑल डिस्टिंक्ट, सभी डिस्टिंक्ट हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी इज़, ए बी सी की वैल्यू कितनी आएगी, याद रख लीजिए, इसका काफ़ी अच्छा सा आंसर है। जब इसे प्रूफ करते थे तो ABC+1 ऐसे करके एक फैक्टर बनता था, तो इसकी वैल्यू -1 आएगी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि AP से रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहा है ABC अगर एक AP में है, मतलब 2B की जगह पे हम A+C रख सकते हैं। ये तो होता है AP के जो सीरीज़ का मिडिल टर्म होता है उसका डबल दोनों एंड टर्म के सम के बराबर होता है। तो कह रहे कि ये आपकी डिटर्मिनेंट दे रखी है इतनी बड़ी सी, यहाँ से यहाँ तक देखो दे रखी है, काफ़ी वो फॉन्ट इधर उधर हो गए, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो इतने बड़े क्वेश्चन की हमें ज़रूरत तो है नहीं फिलहाल, तो हम लोग स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो क्या आता है, हमेशा वैसे हमेशा 0 आता है। आपको एक प्रूफ बताते हैं कैसे होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, A डैश जिसका -A के बराबर आ जाए, दोनों तरफ आप मॉड ले लो,
मॉड यानी डिटरमिनेंट ले लो, बार बार वही मैं बोलता रहता हूँ। तो ये तो आएगा। अब डिटरमिनेंट लेते समय आप चाहे डैश का डिटरमिनेंट लो चाहे ए का डिटरमिनेंट लो, बराबर होता है। ये इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, इज इक्वल टू माइनस, इसे लेफ्ट में लेके आइए तो दोनों बार जुड़ जाएगा। 2 डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो यही 0 हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट कितना होना चाहिए इसका? 0, याद रखना है। इसका आंसर कितना होता है? सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि इफ़ ये इज इक्वल टू 0 + 3 देन एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे भाई, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लेट ए की वैल्यू इतनी है, बी की वैल्यू, तो ए और बी का पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर फिर डिटरमिनेंट ले लीजिए। ठीक है, कर लेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, ये भी वही है, क्या, पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, कोफैक्टर्स। ठीक है, देखिए ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए। क्या लिखा? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो बड़ी ही अच्छी बात है। देखिए अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब आप पहले ए को उधर भेज दीजिए, ए को जैसे आप उधर भेजेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ए इन्वर्स हो जाएगा, ए इन्वर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, आई तो भाई मल्टीप्लिकेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या, इधर डिटर्मिनेंट ले लीजिए, इधर भी डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा आपको। अब ये क्या, n क्रॉस n, ये भी है आपका 3 क्रॉस 3, ये मल्टीप्लाई होगा सब जगह। अब आप बाहर निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा? कितनी बार बाहर आएगा? 3 बार ही बाहर आएगा ये, है ना, 3 बार बाहर आएगा। और ए इन्वर्स मतलब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये एक बारी कट जाएगा, पावर 2 बचेगा। मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकाल के पावर 2 कर दीजिए। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या है? देखिए अगर देखा जाए सही से तो इसमें ए कॉमन बाहर निकाल के आप 1 0 0 0 1 0 0 0 1 कर सकते हैं। और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे अगर आप, तो आपको ये तो डिटर्मिनेंट 1 ही मिलेगा, और ए 3 बारी बाहर आ चुका होगा अगर आपने इसका डिटर्मिनेंट लिया तो। 3 बारी ये और पावर 2, 3 2 6, तो आंसर क्या होगा? 6। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, इफ़ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3 और डिटर्मिनेंट 3 के इक्वल दिया है, तो इसकी वैल्यू अभी जैसे बताया कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद क्या है, इफ़ ये भी वही है, दोनों तरफ आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इधर आइए, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑफ वर्टिसेस दिस दिस दिस। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, देखिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, और ये हो गया अपना 1/2। ठीक है, यहाँ पे सभी आपको वैल्यू रखनी है। x1 क्या है? -3, x2 क्या है? 3, x3 क्या है? 0, फिर उसके बाद y1 क्या है? 0, y2 क्या है? 0, y3 क्या है? k, और इसको किसके इक्वल कर देना है? 9 के इक्वल। डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? जो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ आपको करके दिखाना है। ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ नया हो तो बताऊँ फिर मैं। क्वेश्चन रिपीट कर गया, इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इजी है। कह रहे कि ए दिया हुआ है तो ए इन्वर्स निकालिए। वैसे तो ए इन्वर्स निकालने में बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन यहाँ पे बड़ा ही सिंपल तरीके से आपको एक ट्रिक से करना है। 2 3 -3 और 4, क्या करना है? इन चारों पे चेक करना है, इन चारों में मल्टीप्लाई करना है, और जो हमें आइडेंटिटी दे देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करना है। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही, और एक सिंपल सी ट्रिक बताते। ट्रिक क्या है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आपको करना सिर्फ इतना सा है, ए का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो आप इसका देख लीजिए डिटर्मिनेंट कितना होगा। तो डिटर्मिनेंट देखिए 4 2 8 और 3 3 9, 8 + 9 17, तो इतना तो आपको डिवाइड कर ही देना है। उसके बाद क्या करना है, 2 क्रॉस 2 का ये सिंपल सा ट्रिक है। 4 को 2 की जगह पे भेज दीजिए, 2 को 4 की जगह भेज दीजिए, और इन दोनों में मतलब -3 और 3 दोनों में माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। सो ये आपका आंसर है, और आपको दिख रहा होगा आंसर ये कौन सा वाला है, ये बी वाला है। देखिए बी वाला साइज देखिए तो 1/17 लिखा हुआ है, 4 3 -3 2। ठीक है, तो इस तरीके से 2 क्रॉस 2 का ट्रिक आपको बताया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्या फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A × A पावर ट्रांसपोज इज अ। देखिए क्वेश्चन जरा थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है, यहाँ पे लिखना ऐसे चाहिए, A = A पावर T। T मतलब होता है ट्रांसपोज, वही जो मैं डैश लगाता था, T लिखो चाहे डैश लगा दो। तो जब ये होता है तो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता ही है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा सही नहीं है। एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑफ ऑड ऑर्डर इज नॉन सिंगुलर। कह रहे कि ऑड ऑर्डर वाले जितने भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं वो क्या होते हैं,
नॉन सिंगुलर होते हैं, ऑड ऑर्डर वाले। अच्छा भाई, तो देखिए आपको बताते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये होता है ना तरीका। ये स्क्यू सिमेट्रिक दोनों तरफ अगर आप डैश ले लें, डैश कह रहा हूँ डिटरमिनेंट ले लें, तो माइनस के साथ डिटरमिनेंट अंदर चला जाएगा। और आप ज़रा ध्यान से सोचिए, अगर ये माइनस अंदर गया था और इसको मान लेते थोड़ी देर के लिए n क्रॉस n मैट्रिक्स, तो माइनस तो सारे के सारे रो में मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो कितनी बार माइनस बाहर आएगा, कितनी बार माइनस बाहर आएगा, n बार माइनस बाहर आएगा। ठीक है, और डिटरमिनेंट a भी बाहर आएगा। ठीक है, अब इसे हम लेफ्ट में अगर लेके आएँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कॉमन लेंगे तो आएगा 1 + -1 पावर n। ठीक है, इक्वल टू 0। ये 0 अगर मान लें 0 हो रहा है तो ये तभी हो सकता है जब यहाँ पे हम ऑड नंबर रखें, और हम ऑड नंबर रखेंगे तो ये पक्का 0, ये 0 हो जाएगा, तब इसकी 0 की होने की ज़रूरत। एक सेकंड, जब आप लेफ्ट में लाए होंगे तो यहाँ तो माइनस आएगा ना, जैसे आप यहाँ ऑड नंबर रखेंगे तो एक माइनस बाहर निकल के आएगा। अगर इवन नंबर रखेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो अगर हम ऑड नंबर थोड़ी देर के लिए 3 सोच लें, थोड़ी देर के लिए सोच लें कि ये 3 है, तो n की वैल्यू जैसे 3 रखेंगे तो 3 की वजह से एक नेगेटिव आएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1 + 1 2, और इसका मल्टीप्लिकेशन 2 में हो रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है। तो आप ये बताइए 2 तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये 0 होगा, और ये जब 0 होता है तो इसे क्या बोलते हैं, सिंगुलर। ये बोला नॉन सिंगुलर, इसका मतलब यही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ़ अ मैट्रिक्स ए इज सच दैट, क्या बोला, इफ़ अ मैट्रिक्स इज सच दैट 3a³ + 2a² + 5a + i = 0, देन इट्स इन्वर्स इज। इसमें से इसका इन्वर्स क्या होगा। देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ऐसे एक इक्वेशन दी हो ए में, आपसे इन्वर्स पूछे तो दोनों तरफ ए इन्वर्स से ऑपरेट कर दो। इधर भी 3a³ + 2a² + 5a + i, और उधर भी, तो उधर तो भाई 0 मैट्रिक्स है, तो उधर तो 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ जैसे ऑपरेट करेंगे तो क्या क्या आएगा, 3 एक पावर कम हो जाएगी, a⁴ हो गया, फिर 2 के साथ एक पावर और कम हो जाएगी, 5 के साथ तो पूरी ही पावर कम हो जाएगी, तो वहाँ पे i बचेगा, और i के साथ a इन्वर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो a इन्वर्स बचेगा = 0। अब a इन्वर्स यहाँ रहने दो, बाकी सब उधर भेज दो, तो बचेगा कि सारे नेगेटिव में हो जाएगा, -3a² -2a और -5a, तो यानी a नंबर ही सही हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 शायद बता चुका हूँ। कह रहे हैं कि ऐसे कुछ क्वेश्चन बताता है, ए का ऑर्डर m × p है, बी का ऑर्डर p × n है, तो ए बी का ऑर्डर कौन होगा। तो देखिए मिडिल वाला हट जाता है, तो क्या बचेगा, m × n। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज x इफ़ दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ये सिंगुलर है मैट्रिक्स, मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 के इक्वल होगा। सॉल्व कर लीजिए इधर x, ये 8x - 8 = 0, यानी x की वैल्यू 8। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 8। ठीक, नेक्स्ट देखिए ज़रा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इसका भी, और इसके साथ साथ हमारी डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स भी ख़त्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि इफ़ इसके साथ a का मल्टीप्लिकेशन है और इक्वल टू में 2 × 3। एक सेकेंड, ये थोड़ा अजीब लग रहा है, ये वैसे ऐसे लिखा हुआ है, ये पूरा मैट्रिक्स है AB CD E F, और इसके साथ a का मल्टीप्लिकेशन है, और ये क्या कर रहा है, हमें इतनी बड़ी मैट्रिक्स दे रहा है। देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A, और इतनी बड़ी मैट्रिक्स जरा ध्यान से देखिए, ये 3 × 3 है। 3 × 3 आपको कब मिल सकता है, देखिए ये तो 3 × 3 है, और ये क्या है 3 × 2, तो ये पक्का पहले वो तो 2 तो इसमें होना चाहिए रो, तो और ये भी 3 भी चाहिए, तो यहाँ पे 2 × 3 होना चाहिए, तभी बीच के दोनों हटेंगे और आखिरी के दोनों इसके ऑर्डर हो जाएंगे। तो यानी ए का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 × 3। ठीक है, सो ये पॉइंट हमारा ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है, लास्ट वीडियो, उसमें इंटीग्रेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, उसको भी ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया जाएगा। तो और साथ ही साथ कुछ लॉन्ग मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि सिर्फ उतने ही जितने हो सकता है आपके एग्ज़ाम में मिल जाएं, जैसा कि अभी तक थोड़ा सा फोरकास्ट किया गया। ठीक है, कि क्वेश्चन आपके में आ जाएं, चाहे वो डायनेमिक्स में था, चाहे वो मैकेनिक्स में था, चाहे वो डिफरेंशियल में था, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा फोरकास्ट करूँगा। अगर अच्छे से बैठता है तो ज़रूर आ जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक इसको एंजॉय कर लीजिएगा। कल आपका एग्ज़ाम भी है बहुत लोगों का, इसके साथ एक नेक्स्ट वीडियो और पड़ेगी, वो थोड़ी देर में पड़ेगी। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी लंबी है, आराम से देखिएगा मज़े लेकर के।
काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथवैथ पर। थैंक यू।